देश की अर्थव्यवस्था प्रगति पर है और देश में काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होता दिख रहा है। और बेहतर होते हुए जीवन स्तर के साथ एक अच्छी बात जो होती है वो ये कि आपकी हमारी सबकी उम्र बढ़ने लगती है। वैसे तो लंबा जीना सबको अच्छा लगता है, लेकिन लंबा जीने में जो कुछ मज़ा है उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी है। और चुनौतियां ये कि काम करने की तो एक सीमा है, 55, 60, 65 साल तक करेंगे, उसके बाद क्या है ना। तो उसके बाद आपको चाहिए फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी। अब तक हिंदुस्तान इस मामले में थोड़ा पीछे रहा है, लेकिन अब धीमे धीमे ये तस्वीर बदल रही है। और इस तस्वीर को बदलने में एक संस्थान है जिसका बड़ा योगदान है और वो है PFRDA। जी हाँ, ये वो रेगुलेटर है जो देश भर में पेंशन स्कीम बनाने और उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। आप सोचेंगे कि आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इसका जिक्र करने के पीछे एक बड़ी खास वजह है। 1 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व भर में जो एल्डरली लोग हैं, जो ओल्डर पेंशन्स वाले लोग हैं, उनके लिए ये दिन पेंशन दिवस के तौर पर मनाता है। और हम हिंदुस्तान में 1 अक्टूबर को NPS दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आइए इस खास मौके पर मुलाकात करते हैं PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय साहब से। सुप्रतिम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी बिजनेस को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो 1 अक्टूबर की इस NPS दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद अनिल जी। आमतौर पर हिंदुस्तान में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूकता है नहीं। NPS आया है, उसके बाद लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा है। हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम है, लेकिन उनसे हटकर क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक हुए हैं पेंशन को लेकर, और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, जरा अब तक का इतिहास और अब तक का सफ़र बताएं सर। हाँ अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पेंशन क्यों ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं किसी तरह जो है 60 साल के बाद तो हम 60 साल तक कटा दिए, वैसा उसके बाद भी हमारे ज़िंदगी ऐसे काट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग ये रियलाइज़ करते हैं तब तक बहुत देर हो चुका है। 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए। एक जो है हमारे लेकिन लॉन्जिविटी बहुत बढ़ रहा है। आज इंडिया का लॉन्जिविटी का जो आंकड़ा है, 60 साल की उम्र में एक आदमी या औरत 18 से 20 साल तक एवरेज जी रहे हैं, एक आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा जो है, हमारे पहले जो एक सिस्टम था, बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम मोबिलिटी ऑफ जॉब या कोई भी कारण से अगर आप देखिएगा धीरे धीरे पूरा बिखर गया। इट इज़ ऑल बट गॉन। तो इस स्थिति में अगर वो आदमी या वो औरत अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें तब बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए पेंशन बहुत ही ज़रूरी है और आज ही इसको मतलब हम लोग को अपनाना चाहिए। लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के दिशा में सरकार और PFRDA ने बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। NPS लाकर, नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, लेकिन अब भी आम लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी है नहीं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ NPS किस तरह के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और ये कैसे काम करता है, कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। आपने सही बोला अनिल जी। 2004 में ये गवर्नमेंट का बहुत ही क्रांतिकारी जो है निर्णय था कि ओल्ड पेंशन स्कीम से निकाल के जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि NPS, पहले नाम था इसका न्यू पेंशन स्कीम, बाद में चेंज होके हुआ है अभी नेशनल पेंशन सिस्टम। इस सिस्टम के तहत आपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लाए, उसके बाद धीरे धीरे ऑलमोस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट 1-2 छोड़ के उन्होंने ज्वाइन किया हमारे NPS में। और उसके बाद 2009 से हम लोग जो हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रिटेल कस्टमर, सारे लोगों को ये स्कीम ओपन कर दिया कि आप लोग आइए, आप लोग ज्वाइन करते रहिए। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है, हाँ इसके बारे में जानकारी कम है, लेकिन ऑफ लेट हम लोग जो देख रहे हैं धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी भी थोड़ा बढ़ रहा है, लोग थोड़ा जागरूक हो रहा है। इसके पीछे गवर्नमेंट का भी एफर्ट था
एक एफर्ट उन्होंने जो किया है, बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने स्टेप लिया था कि एनपीएस के लिए उन्होंने अलग से टैक्स छूट का प्रावधान कर दिया। 50,000 रुपया जो है टैक्स छूट जो है अलग से सिर्फ एनपीएस स्कीम को ही मिलता है ये, लेकिन और दूसरे कोई भी स्कीम को ये नहीं मिलता है। दूसरे लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका जो अभी तक का रिटर्न है, रिटर्न नॉर्मल मार्केट लिंक्ड जो स्कीम है, जो एक सेफ स्कीम है, उस हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है और काफ़ी मार्केट लिंक्ड अच्छा रिटर्न हम लोग दे रहे हैं। और इतना वोलाटाइल मार्केट है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है फाइनेंशियल मार्केट कितना वोलाटाइल है। उसके बावजूद एक स्टेडी परफॉर्मेंस हम लोग आज 12-13 साल से हम लोग दे रहे हैं। 12-13 साल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2008 से एक्चुअल फंड मैनेजमेंट का काम हमारा चालू हुआ था। तो सर एक चीज़ ये बताएं कि जो एनपीएस है उसका फ़ायदा चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो या कोई दुकानदार हो, क्या सबके लिए अवेलेबल है सर? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि नॉट ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिन लोग अपने एम्प्लॉय के साथ कामकाज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनका एक सैलरी मिलता है, सिर्फ उनके लिए ही एनपीएस है। गवर्नमेंट ने 2010 में पहले एक स्कीम लाया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जिसको एनपीएस लाइट बोला जाता था। बाद में 2015 में उसको विथड्रॉ करके गवर्नमेंट ने और एक उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर स्कीम लाया, जिसको हम लोग एपीवाई कहते हैं, अटल पेंशन योजना। 1 जून 2015 से चालू हुआ था, अभी करीब 7 साल हो गया। और ये आपको बताते हुए मेरा खुशी हो रही है कि इसमें करीब 4 करोड़ से भी थोड़ा ज़्यादा लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें एक फ़िक्स्ड कंट्रीब्यूशन करके आपके एज के हिसाब से आप जो है 1,000 से 5,000 तक पेंशन का, पर मंथ पेंशन का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक ही रेस्ट्रिक्शन है, एज आपका जो है 18 से 40 साल के अंदर होना चाहिए और पेंशन आपको मिलता रहेगा 60 साल की उम्र से, चाहे मार्केट कंडीशन जो भी हो, चाहे उस टाइम में पेंशन का रेट, एन्युटी रेट जिसको हम कहते हैं, वो जो भी हो, गवर्नमेंट इंश्योर करेंगे। आज हमने अगर तय किया कि 5,000 का पेंशन मेरे को लेना है और उस हिसाब से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 5,000 का ही पेंशन मिलेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर उनका डेथ हो जाए तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पेंशन उनके स्पाउस को मिलेगा। स्पाउस के डेथ होने के बाद जो कॉर्पस से या जो पैसा इकट्ठा हुआ था, जिससे ये 5,000 रुपया का पेंशन खरीदा गया था, वो पूरा पैसा उनके जो है लीगल एयर्स या नॉमिनी उनके पास लौट के जाता है। तो इतने सारे सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है। और इसमें से भी लास्ट ईयर करीब 1 करोड़ नए जो सब्सक्राइबर हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं, बोलने में बहुत खुशी हो रही है, 55 लाख से भी ज़्यादा लोग अप्रैल से लेके सितंबर तक अभी तक इस स्कीम में ज्वाइन कर चुके हैं। जी, यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में 55 लाख से ज़्यादा नए पेंशन अकाउंट खुले हैं। ये बड़ी बात है। और ये आई एम श्योर कि पीएफआरडीए आप जिस तरह से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, तो जो आपने कहा मैं एक बार ज़रा उसे एक बार वापस से रिपीट कर दूं कि 18 से 40 साल की उम्र में आप ये शुरुआत कर सकते हैं पेंशन स्कीम की, और जब आपकी उम्र 60 साल के ऊपर हो जाए तो फिर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। फिर चाहे आप सरकारी कर्मचारी हैं तब भी एनपीएस का फ़ायदा ले सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, बेरोजगार हैं, कोई अपनी दुकान या कोई बिजनेस करते हैं, हर एक तरह के लोगों के लिए ये फ़ायदे की बात है। अब सर बात इस बात को लेकर आती कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ लोग बैंक्स में डिपॉजिट रखते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भी हम अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। एनपीएस इन सबसे किस तरह से अलग है, ये मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, लोग सोचते हैं कि अगर हम हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, कोई भी एक स्कीम लेने से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर स्कीम जो बनाया गया, जैसे इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपने बताया पहले, इंश्योरेंस स्कीम बेसिकली है आपको
लाइफ कवर देना या लाइफ रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए, या कोई भी ले लें अगर उनका अचानक खुदा ना चाहे डेथ हो जाए तो उनके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए ये है। लेकिन इंश्योरेंस कभी भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं हो सकता है, या ये आपको जो है रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम नहीं देगा। तो हर चीज़ का जो है महत्व है वो समझ के उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा एनपीएस है तो एनपीएस एक आप ले लीजिए और आपके सारे जो है फाइनेंशियल वरीज एंड एंग्जाइटीज़ दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ के लोगों को करना चाहिए। बंदोपाध्याय साहब, बहुत सारे लोगों का मानना है, मतलब वो गलतफहमियां होती ना, वो बहुत ज़्यादा है। अरे अभी तो मेरी उम्र 25-30 साल है, अभी कौन सा रिटायरमेंट की सोचना है, अभी तो ज़िंदगी जीनी है। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि रिटायरमेंट में की प्लानिंग करने में बड़े पैसे लगते हैं, आराम से 40-45 के बाद सोचूंगा। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, ऐसी गलतफहमियां हैं। कौन सी गलतफहमियां हैं जो दूर करने की ज़रूरत है, और एनपीएस जैसे प्रोडक्ट आपको अपने करियर की शुरुआत में ही या कारोबार की शुरुआत में ही ले लेने चाहिए? 25-26 की उम्र में कोई रिटायरमेंट और पेंशन के बात कर ही नहीं चाहता है। एंड इनफैक्ट वो थोड़ा इरिटेटेड भी हो जाता है कि अभी तो 30-35 साल बाकी है, तो अभी क्यों रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, अभी क्यों पेंशन के बात कर रहे हैं, वो तो बुढ़ापे में सोचेंगे। लेकिन ये सारे फाइनेंशियल जो हैं प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जितना डिलेड आप सोचेंगे उतना प्रॉब्लम आपका बन सकता है। दूसरा है, अभी और एक जो है सर्वे किया गया, और उस सर्वे में देखा गया, ये सर्वे किया है एक बहुत बड़ा एक्चुरियल फर्म विलिस टावर वॉटसन और मार्सर, इन्होंने सारे कुछ किया है। उसमें देखा जाता है करीब 30-31% लोग जो हैं, जिन लोग उस सर्वे में रिस्पॉन्स दिया है कि इन लोग पेंशन के लिए तैयार है। कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग तो तैयार ही नहीं है हमारे रिटायरमेंट के लिए, हमारे रेगुलर इनकम के लिए। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो है, आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे, करीब 44% लोग अभी भी सोचते हैं हम जिंदगी में कभी रिटायर ही नहीं होंगे। ये भी बहुत बड़ा गलतफहमी है, ये आता है। एंड स्पेशली जिन लोग का अपना बिजनेस हो, अपना मान लीजिए प्रोफेशनल हो, तो वो सोचते हैं ये तो हम करते रहेंगे। लेकिन समटाइम आपके जो हैं, आपके हेल्थ कंडीशन या आपके जो फैमिली कंडीशन, वो आपको परमिट नहीं करेगा। लोग क्यों 60 साल के बाद भी काम करते रहते हैं? यहाँ पे हम लोग जो डेटा इकट्ठा किए हैं, ज़्यादातर लोग 70 से 75% लोग करते हैं मजबूरी के चलते, कोई उपाय ही नहीं है। नहीं तो कल उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मजबूरी के लिए उन लोग कर रहे हैं। और थर्ड और सबसे बड़ा गलतफहमी जो लोगों का है कि जब हमारा वर्किंग लाइफ ख़त्म होगा, जब मेरा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, उसके साथ साथ हमारा इनकम भी प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि मैं तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रहा हूँ, खर्चा घटेगा। लेकिन खर्चा घटता है कहाँ? सिर्फ आपका ट्रैवलिंग का वो खर्चा थोड़ा घट सकता है। 2-3 चीज़ जो बढ़ जाता है, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो है मेडिकल कॉस्ट। ये बड़ा हिडन कॉस्ट है। लोग जो है अपने जोश में 60 साल तक किसी तरह काट देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब एक एक करके प्रॉब्लम सामने आता है तो उनको तो इलाज करना ही पड़ेगा ना। इलाज बहुत सारे अभी अवेलेबल है, मेडिकल साइंसेस काफ़ी एडवांस किया है। लेकिन अभी हम लोग कोरोना में देखे हैं, ऐसा जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी आया, बड़ा ही दुखदायक है लेकिन करेक्ट है, वो है कि लोग तो कोरोना से किसी तरह बच के निकल आए हॉस्पिटल से, लेकिन अपना लाइफ टाइम सेविंग खो दिया करेक्ट एक ट्रीटमेंट में। मेडिकल कॉस्ट जो आंकड़ा हम लोग को मिला है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से 3.5 से 4 गुना ज़्यादा होता है। करेक्ट। इस डेटा कभी बाहर नहीं आता है। हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन देखते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखते हैं,
ये सारे इन्फ्लेशन हम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत कम ट्रैक होता है, बट दैट इज़ ए रियलिटी इन ह्यूमन लाइफ। और हमारे मोर्टालिटी जैसे बढ़ रहे हैं, लोग जैसे 18 से 20 साल तक जी रहे हैं, उसके साथ जो मॉर्बिडिटी है, इंश्योरेंस में एक मॉर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ लेकिन वैसा नहीं रहेगा जो 60 साल तक आपका है। जी ये भी सर सत्य है। जी सर, एक बात तो साफ है कि जिस तरह के प्रयास एनपीएस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए किए गए, उसका असर है कि अब हम 4 करोड़ पेंशन अकाउंट तक पहुंच गए हैं। पीएफआरडीए ने, आपने और सरकार ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है। और क्या कुछ प्रयास पीएफआरडीए की तरफ से है कि जहां से देश में जितने भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसे पूरी की जा सके, इस दिशा में और क्या प्रयास और क्या काम आप कर रहे हैं? हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं मोस्टली हमारे नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट जहां इसको मैंडेटरी कर दिया, तो अगर एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली एनपीएस में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ख्याल है, वॉलंटरी जिन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोग को बहुत समझाना पड़ता है, तब जाके उन लोग एनपीएस में ज्वाइन करते हैं। इसके लिए कुछ कदम जो हम लोग रखे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम लोग नॉर्मली अप्रोच करते हैं बैंक के थ्रू। हर तरह का बैंक है इसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रूरल, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, और उसके बाद आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। हम लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव भी थोड़ा बहुत देते हैं एनपीएस स्कीम लाने के लिए, और एपीवाई स्कीम लाने के लिए, और एपीवाई स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए। दोनों तरह से उन लोग को थोड़ा बहुत ही कम, लेकिन थोड़ा इंसेंटिव देते हैं। और बैंक नॉर्मली काम करते हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक से जैसे बात होता है, उन लोग अपने बीसी चैनल जो है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, इस चैनल के जरिए उन लोग गांव-गांव में पहुंच जाते हैं, लोगों के पास जाके एपीवाई के बारे में बताते हैं, इनके फ़ायदा बताते हैं। हम लोग भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग जैसे एसएलबीसी के थ्रू, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी, इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जिसमें पीएफआरडीए के लोग खुद जाते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स जाते हैं, एनआरएलएम, एसआरएलएम और इनके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू काम कर रहे हैं। और एक चीज़ बताने को बहुत खुशी लग रही है, पूरा तो जेंडर इक्वलिटी हम लोग एपीवाई में ला नहीं पाए, लेकिन अभी तक का जो डेटा है, अभी लास्ट 7 साल में फीमेल प्रोपोर्शन था एपीवाई में 38%, वो बढ़ते बढ़ते अभी 44 क्रॉस कर चुका है। और हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट इक्वल हम लोग लेके आए, इफ़ नॉट मोर, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, एनपीएस का कस्टमर लेवल थोड़ा अलग होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये गारंटेड पेंशन नहीं है। इसमें हम लोग इनकरेज कर रहे हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि इसमें ना एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन का लेवल है सिर्फ 1000 रुपीज़ पर ईयर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी अमाउंट लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो प्रावधान है कि आपके नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से ही ये आना चाहिए। उसके बाद आप जितना अमाउंट हो इसमें आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जितने सारे इंडस्ट्री बॉडीज़ है, सीआईआई, फिकी, डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारे लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। इन लोग मोस्टली अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बीच में हम लोग ऑफलाइन कर नहीं पाए, लेकिन अभी हम लोग ऑफलाइन सेशंस भी करेंगे। और इस सेशंस में हम लोग सिर्फ एनपीएस की बात नहीं करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं टोटल पेंशन सेक्टर के, पेंशन क्यों ज़रूरी है, और एनपीएस करेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और उनके जो इंडस्ट्री बॉडीज़ जो है, उनके जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़, इनके सीनियर लोगों को बुलाते हैं, उनके सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देते हैं। और उसके साथ हम लोग अगर ज़रूरत पड़े
हम लोग ऐसा भी किए हैं, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस लॉन्च करना चाहेंगे, हम लोग जाके उनके एम्प्लॉयज़ के साथ बात किए, उनके प्रेजेंस में उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिए। तो इस तरह का मतलब एज ए रेगुलेटरी बॉडी हम सिर्फ आपने रेगुलेशन और रेगुलेशन का इन्फोर्समेंट लेके व्यस्त नहीं है, वो तो हमारे काम है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हम लोग इक्वल स्ट्रेस दे रहे हैं एपीवाई, एनपीएस और पेंशन सेक्टर को इन जनरल डेवलप करने के लिए। इस तरह का बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। अभी तो हम लोग ट्रेनिंग एजेंसी भी एम्प्लॉय किए हैं, जिन लोग जाके इंडिविजुअल्स के साथ बात करते हैं। 72 रिटायरमेंट प्लानर्स हम लोग रिक्रूट किए हैं। ये मोस्टली सेबी फार्मूला में जैसे हैं उन लोग का रिसोर्स पर्सन है, हम लोग इनको रिटायरमेंट प्लानर बोल रहे हैं, और इन लोग को काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दिया गया। ऑलरेडी ये 72 लोग जो हैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इस तरह का बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी अमाउंट चाहे आप कंट्रीब्यूट करिए, मिनिमम 1000 रुपीज़ होना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या होता है कभी कभी उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि हाँ लास्ट ईयर 1 लाख किया था तो इस बार भी 1 लाख करें। इस तरह का कोई पाबंदी नहीं है, कोई मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं है। इस पीरियड के अंदर कंट्रीब्यूशन करना ये भी नहीं है, साल में कभी भी आप कंट्रीब्यूट करिए, लेकिन जितना जल्दी आप कंट्रीब्यूट करेंगे ऑब्वियसली आपके पैसा उतना जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा और इन्वेस्टेड रहेगा। राइट सर, बिल्कुल। तो देश भर में न सिर्फ एनपीएस बल्कि सभी तरह की पेंशन स्कीम्स और सभी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के उपायों के लिए पीएफआरडीए बहुत मजबूती से काम कर रहा है आपके नेतृत्व में। हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये स्कीम्स देश भर में सभी तरह के लोगों तक पहुंचेगी और उसका फ़ायदा वो उठा पाएंगे। एक बार फिर से सुप्रतिम बंदोपाध्याय सर, आपको एनपीएस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर मैं आपसे यही कह सकता हूं कि देश में किसी को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिहाज से कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ये जो आपका और पीएफआरडीए का लक्ष्य है वो जल्दी पूरा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू सो मच।